मानवता सिर्फ उसकी थोड़ी है जो या उसकी थोड़ी होनी चाहिए जो आपको शरण दे रहा है। मानवता तो उसकी भी होगी ना जो शरणार्थी है। पर ये पूरे अधिकार से जाते हैं। और हुआ 1 लाख से ज्यादा लोग मरे। ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ के रेफ्यूजीज ने धीरे 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 लेबनान की डेमोग्राफी चेंज कर दी और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बना दिया। और उसके बाद क्रिश्चियंस को मार के भगाया और बहुत बुरा अत्याचार किया, जिसमें 1 लाख लोगों से ज्यादा को मौत के घाट उतार दिया गया। पीएलओ ने लेबनान पे कब्जा नहीं किया। लेबनान पे कब्जा किया जिन शरणार्थियों को जगह दी गई थी। उन्होंने डेमोग्राफी बदली पूरे लेबनान की, और बाद में उन्हीं के माध्यम से वो लोग सत्ता में आए। सत्ता में आकर फिर वो देश अब वो देश नहीं रहा, और शायद उम्मीद भी नहीं है कि वो वापस कभी क्रिश्चियन मेजोरिटी या अपने ऐतिहासिक स्वरूप को पा पाएगा। जॉर्डन में भी हुआ है सिविल वॉर, जॉर्डन में भी हुआ है, क्योंकि जॉर्डन ने भी इनको अपने यहाँ जगह दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जिस देश में एज अ रेफ्यूजी जाते हैं ये क्या करते हैं। तो कोई इनको आज शरण क्यों दे। तो पानी की व्यवस्था की गाजा पट्टी में, बिजली की व्यवस्था की, और उनकी इकोनॉमी बढ़ाने का भी प्रयास किया, उनको मैन्युफैक्चरिंग में हर प्रकार से। और 2005 से पर गाजा ने अपने लिए हमास चुना। जहां चुनाव हुए और गाजा ने अपने लिए हमास को चुना, और हमास ने आज गाजा को किस स्तर पे पहुंचा दिया कि 8 लाख लोगों को हमास ने रेफ्यूजी बना दिया। नमस्कार, प्रारंभ पे आप सबका स्वागत। आज हमारी चर्चा का विषय है, आपने थंबनेल पे देखा होगा, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की कहानी असली। तो जैसा कि हम सबको पता है, सोशल मीडिया पे हर जगह ये चर्चा है कि इजराइल अब गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह खाली करने जा रहा है। मतलब हमास के हमास का नामो निशान मिटाने जा रहा है। पर जो उसके अलावा बात हो रही है हर तरफ से कि वहां पर करीब 8-10 लाख लोग हैं जिन जो कि वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के आम लोग हैं। तो वो इस वॉर की कैजुअलिटी का शिकार ना हो। इजराइल ने इसलिए 2-3-4 दिन कुछ दिन का अल्टीमेटम भी दिया उनको निकलने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजिप्ट है, जो निकलने का रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट नाम के देश में जाता है, मिस्र हम जिसको जानते हैं हिंदी में। पर इजिप्ट ने भी मना कर दिया। इजिप्ट एक मुसलमान कंट्री है, 56 देशों में वो भी है। उसने मना कर दिया इन लोग को अपने यहाँ रेफ्यूजी की तरह लेने से। इजिप्ट ने क्या पहली बार किया है? नहीं। 1979 में भी इजिप्ट ने ये काम किया था, जब उसने पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को अपने यहाँ लेने से मना कर दिया था। क्या कारण हो सकता है कि उम्मा का और इस्लाम का परचम लहराने वाले और सारे देश, जब रेफ्यूजीज को लेने की बात आती है, मुस्लिम रेफ्यूजीज को, तो अपने यहाँ एक आदमी भी नहीं लेते हैं, लिटरली एक आदमी नहीं लेते हैं। कुछ साल पहले आप लोग को ध्यान होगा कि सीरिया से कुछ लोग काफी ज्यादा जो है मात्रा में यूरोप की तरफ गए, आईसिस के अत्याचारों की वजह से और इस प्रकार के वहां पे सिविल वॉर की वजह से। पर उनको जो उनके रईस कंट्रीज थी जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, अफरात पैसा है, सऊदी अरब, कतर, यूएई। कतर तो खासकर, क्योंकि कतर बहुत ही ज्यादा कट्टर इस्लामिक देश है, और अब उनके राजधानी में दोहा में वहां पे सारे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इन सब के सेंटर्स हैं। वहां के बड़े बड़े नेता वहीं रहते हैं, कतर में ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन लोगों ने किसी भी रेफ्यूजीज को, चाहे कुछ साल पहले की मिडिल ईस्ट की में जो ये वॉर चल रही थी सीरिया में, वहां से निकले हुए रेफ्यूजीज को, और आज गाजा पट्टी के रेफ्यूजीज को, और पहले भी 1979 में पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को, और 1967 के अरब इजराइल वॉर में तब के भी रेफ्यूजीज को इन देशों ने लेने से मना कर दिया। तो क्या सारे ही देशों ने लेने से मना कर दिया? नहीं। लेबनान नाम के देश ने इनको अपने यहाँ शरण दी थी। लेबनान एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री था 1975 तक। अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये लेबनान कहाँ है। लेबनान इजराइल के उत्तर में है। यहाँ आप देख सकते हैं
बेरूत जो इसका शहर है, ये पेरिस ऑफ ईस्ट कहलाता था 1970 तक। आपने राज कपूर की फिल्में देखी होंगी, उनकी शूटिंग वहां होती थी। जब वो एन इवनिंग इन पेरिस वगैरह फिल्मों की शूटिंग करते थे, पर आज वो इस हालत में वो शहर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेबनान ने कुछ शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। कैसे? वो भी बताते हैं। 1967 के अरब इजराइल वॉर में जॉर्डन और जॉर्डन सिविल वॉर उससे पहले हुआ था। जॉर्डन की भी अभी कहानी बताते हैं। Thousands of Palestinian militiamen regrouped in Lebanon. तो लेबनान ने उनके अपने यहाँ ना सिर्फ एज अ शरणार्थी जगह दी, उन लोगों को ये भी कहा कि आप हमारे यहाँ से रुक के संगठित होके आप अ, जो है इसराइल पर अटैक कर सकते हैं। 1967 में 7 देशों ने एक साथ इसराइल पर अटैक किया था। उसको अरब इसराइल वॉर बोलते हैं। और वो वॉर 6 दिन के अंदर इसराइल ने खत्म कर दी थी और तमाम लोगों को भगा। मतलब जाहिर सी बात है कि भाई, और इन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी इस वॉर की। इन 6 देशों ने, 7 देशों ने, अरब देशों ने, मिस्र ने, और हर चौतरफा वॉर किया था। दक्षिण, पूरब, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से। पश्चिम से मिस्र आया था लड़ने, और पूरब और ऊपर से ये आपके सीरिया और इराक, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी गए थे वहां पे, 2 दिन में भाग आए थे। खैर, तो लेबनान ने अपने यहाँ जगह दी यासिर अराफात की पीएलओ। यासिर अराफात आपको याद होगा, टीवी पे हम लोग छोटे थे बचपन में तो देखने को मिलता था। और उससे पहले का जो इतिहास मुझे आजकल पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी उसे अपना भाई कहती थी, और वो राजीव गांधी से जब एज पीएम मिला था तो उसकी जेब में पिस्टल था। तो ये, और मतलब कहने को भांजा हो गए राजीव गांधी यासिर अराफात के, कि उन्हें गले लगा रहे थे, और यासिर अराफात की जेब में पिस्टल था, और उस आदमी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। मतलब विचित्र। खैर, तो हुआ यूं कि लेबनान में जगह दी गई। लेबनान में फिर क्या हुआ कि एक कायरो एग्रीमेंट हुआ, जहां पे लेबनीज गवर्नमेंट को, लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि, चूंकि वो सेकुलर मोड में थे, क्रिश्चियन थे, मंसराइट्स थे, तो उन लोगों ने आपस में किसी तरीके से, वहां बड़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, और क्रिश्चियंस मेजोरिटी में थे। तब तक वो देश प्रगति कर रहा था, सारी चीजें वहां पे अच्छे से हो रही थी, टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर था। तो वहां पे फिर कायरो एग्रीमेंट हुआ अराफात और लेबनीज गवर्नमेंट में, जिन्होंने पीएलओ को ऑटोनॉमी दी अपनी लैंड पे, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमारी लैंड से आप रह के इसराइल के खिलाफ आपको जो इच्छा हो आप वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। और पीएलओ लेबनीज सॉवरेनिटी को मतलब मानते। खैर, नतीजा क्या हुआ? 16 ईयर वॉर कहा जाता है, जिसका नाम ही 16 साल की लड़ाई है। लेबनान में सिविल वॉर हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोग मरे। ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ के रेफ्यूजीज ने धीरे 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 लेबनान की डेमोग्राफी चेंज कर दी और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बना दिया, और उसके बाद क्रिश्चियंस को मार के भगाया और बहुत बुरा अत्याचार किया, जिसमें 1 लाख लोगों से ज्यादा को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी कहानी ट्विटर पे ब्रिजिट गैब्रियल, शी वॉज born and raised in Lebanon, which used to be the only Christian majority nation in the Middle East. 1975 में ये इनके घर पे बम दागे गए, और ये क्रिश्चियन थी लेबनान की, और किस प्रकार से इनकी किताब भी है, बिकॉज दे हेट। तो आप वो किताब भी देख सकते हैं और इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। ये इनका ट्विटर हैंडल है, आप इस पे भी इनकी पूरी कहानी जान सकते हैं कि इनके कई वीडियो पहले फेमस भी रहे हैं, जब इन्होंने बताया कि एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ, या क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री लेबनान को मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए क्या 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 अत्याचार और क्या क्या देखना पड़ा। कारण क्या था? लेबनान सेकुलरिज्म को बहुत ज्यादा मान रहा था, मानवता को मान रहा था, और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ ना सिर्फ शरणार्थियों को जगह दी, बल्कि पीएलओ जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने यहाँ जगह दी, ताकि वो इसराइल पर हमला कर सकें। पर पीएलओ ने लेबनान पे कब्जा नहीं किया। लेबनान पे कब्जा किया जिन शरणार्थियों को जगह दी गई थी। उन्होंने डेमोग्राफी बदली पूरे लेबनान की, और बाद में उन्हीं के माध्यम से वो लोग सत्ता में आए। सत्ता में आकर फिर वो देश अब वो देश नहीं रहा, और शायद उम्मीद भी नहीं है कि वो वापस कभी क्रिश्चियन मेजोरिटी या अपने ऐतिहासिक स्वरूप को पा पाएगा।
वो अब गर्त में जा चुका है। जैसे अफगानिस्तान जा चुका है, वैसे बहुत सारे हमारे देश हैं, सीरिया जा चुका है। जॉर्डन में भी हुआ है, सिविल वॉर जॉर्डन में भी हुआ है, क्योंकि जॉर्डन ने भी इनको अपने यहाँ जगह दी थी। जॉर्डन ने बाकायदा उसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। 1967 जॉर्डन सिविल वॉर हुई, ब्लैक सितंबर 16 एंड 27 सितंबर को अंदरूनी लड़ाई हुई। किसमें? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और क्या कहते हैं क्योंकि ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन ने भी अपने यहाँ जगह थी 67 की वॉर के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि ये जिस देश में एज अ रेफ्यूजी जाते हैं ये क्या करते हैं, तो कोई इनको आज शरण क्यों दे। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये, आपको ये फोटो शायद याद हुई रही होगी। ये फोटो दिखाई गई थी, एलन कुर्दी नाम का ये बच्चा है। इस बच्चे की ये तस्वीर दिखाई गई पूरे यूरोप में, और उसके बाद यूरोप को लानत मलानत भेजी गई कि आप रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने, जर्मनी ने पर्टिकुलरली, और बहुत सारे देशों ने रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए लाखों की संख्या में। एक बच्चे की फोटो दिखाई गई और उसके बाद ये लाखों रिफ्यूजीज पहुंचे। आपको जो मुसीबत में मानवता, मतलब मानवता सिर्फ उसकी थोड़ी है जो या उसकी थोड़ी होनी चाहिए जो आपको शरण दे रहा है। मानवता तो उसकी भी होगी ना जो शरणार्थी है। पर ये पूरे अधिकार से जाते हैं। ये शरणार्थी ये जब यूरोप पहुंचे तो उसके बाद से अभी जून की कहानी कि फ्रांस में भयानक दंगे हुए हैं, और ये पिछले 4 5 6 साल से हो रहा है कि हर न्यू ईयर पे या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी इटली में इन्होंने पिछले महीने सितंबर में 25,000 लोग, और लोग ना कहूं मैं उनको, सिर्फ आदमी कहूं, क्योंकि कोई रेफ्यूजी अगर कहीं जाता है अपना परिवार लेके जाता है ना भाई। वो उस जगह से क्यों भागा है? क्योंकि वो अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो लेके जा रहा है। पर इटली में 25,000 आदमी उतरे, उनके साथ ना एक महिला ना एक बच्चा। ये जो पीछे छोड़ आते हैं अपने महिलाओं को, अपने बच्चों को, ये आगे आके आपके देश में क्या करेंगे? इनके मन में तो इनका अपना परिवार भी नहीं है। तो ये किसी सोच के साथ तो वहां पहुंचे हैं। खैर, तो यूरोप की कहानी हमें पता है क्या हो रहा है। आज के समय में हम ये भी देख रहे हैं कि हमास के, मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमास के समर्थन में यूरोप में कई देशों में लोग सड़कों पे उतरे, नारे लगा रहे हैं, उनके झंडे लहरा रहे हैं हमास के समर्थन में। हमास ने क्या किया 7 दिन 10 दिन पहले इसराइल में? सबने देखा, खबरें बताई जा रही हैं कि ये झूठ है वो सच है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहा है कि मैंने वो भयावह फोटोज और वीडियोस देखे हैं कि हमास ने इसराइल के साथ क्या किया। और उसके बाद सबसे आखिरी बात, हमारे यहाँ एक कहावत है, जस राजा तस प्रजा, पर इसका उल्टा भी होता है, जस प्रजा तस राजा। इसराइल ने 2005 में गाजा पट्टी से अपने कदम पीछे खींचे कि अब आप लोग नॉर्मल हो जाओ, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते हैं, हम आपको बिजली देते हैं, पानी देते हैं। इसराइल जो कि स्वयं पानी की कमी से जूझता है, उसके अपने बहुत अच्छे सिस्टम्स, बहुत टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है। आई नो फॉर अ फैक्ट। एक बहुत ही अच्छी किताब है लेट देयर बी वाटर, वो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसराइल ने पानी के क्षेत्र में क्या कमाल का काम किया है। डिसैलिनेशन प्लांट, जिसपे आज खैर ये विषयांतर हो जाएगा। तो पानी की व्यवस्था की गाजा पट्टी में, बिजली की व्यवस्था की, और उनकी इकोनॉमी बढ़ाने का भी प्रयास किया, उनको मैन्युफैक्चरिंग में हर प्रकार से। और 2005 से, पर गाजा ने अपने लिए हमास चुना। जहां चुनाव हुए और गाजा ने अपने लिए हमास को चुना, और हमास ने आज गाजा को किस स्तर पे पहुंचा दिया कि 8 लाख लोगों को हमास ने रेफ्यूजी बना दिया। हमास ने गाजा के लोगों के साथ क्या किया? जो देश उसको पानी और बिजली प्रोवाइड कर रहा था, उन्हीं को आग लगाने पहुंच गए। 2 3 4 हजार 5 हजार से सैनिक घुसाए और निकल गए, और खुद तो भाग लिए होंगे 100%। पर आज वो फिर से यही चाहता है कि हमको तस्वीरें मिले गाजा की, गाजा के लोगों की, ताकि हम इनको दूसरे देशों में रेफ्यूजी या इनके नाम पे चंदा उगा सकें पूरी दुनिया से। 40 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, 5 हजार वहां की
मोटा मोटा जो कहा जाता है 10 लाख या 25 लाख, मैं फिगर नहीं समझता, 10 लाख या 25 लाख लोग रहते हैं उस छोटे से एरिया में, जो दिल्ली का एक चौथाई भी नहीं, उससे भी छोटा होगा। और उसमें 5,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, ये डेंसिटी है। क्या हमास को नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है, उससे क्या नतीजे होने वाले? शांति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, कारण कुछ और है। और इन रेफ्यूजीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास बनता किससे, जो लोग वहां रहते हैं उसी उन्हीं से तो बनता है। हमास अलग, पैलेस और आम जनता अलग, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने लल्लन टॉप नेता नगरी पर भी देखा कि ये लोग यही कोशिश कर रहे थे कि हमास अलग है और वहां की जनता अलग है। ऐसा नहीं है, उस जनता में हमास है, हमास में जनता है। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ का पुलिस नेता भी तो इसी समाज से निकलता है, तभी तो वैसा होता है। ये भी बात सच है। गाजा समाज ये समझे कि उसने हमास क्यों पैदा किया, हमास को अपने ऊपर क्यों रूल करने दिया। एक समाज जैसा नेता चुनता है वो खुद भी वैसा हो जाता है, एक्चुअली वो जैसा होता है वो वैसा ही नेता चुनता है। तो ये गाजा और हमास का आपस का संबंध है, ये इतना क्लियर कट नहीं है। ये आपस में एंटेंगल्ड हैं दोनों पूरी तरीके से, और दोनों ही एक दूसरे का किया हुआ पाते हैं, भुगतते हैं। और उसके बाद फिर से तमाम एनजीओज हैं गाजा में जो दुनिया भर से करोड़ों रुपया लाते हैं, उनके हाथ में कुछ पैसे चले जाते हैं। उनकी कहानी दिखाने वाले जर्नलिस्ट और स्कॉलर्स और मीडिया के, और वर्ल्ड ओवर आज ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर जितने इंटेलेक्चुअल्स और पता नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटी में सब ये कि पैलेस्टीनियंस को, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। गाजा और हमास को इसलिए अलग करते हैं ताकि वो गाजा को समर्थन दे सकें, ताकि कोई इन पे उंगली न उठाए। क्या इतनी बुद्धि नहीं कि गाजा के लोग और हमास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है? फर्क होगा, बिल्कुल होगा। आम जनता और एक उसके नेता या जो भी एक मिलिट्री ऑक्युपाइड है, उसमें फर्क है। पर क्या उस समाज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जहां उसको शरण मिली, जॉर्डन, लेबनान, क्या किया वहां पे उन्होंने? क्या उस देश को बना दिया? क्या उस देश को बनाने में कोई योगदान किया? जी नहीं, उस देश को बदतर बनाने में योगदान किया। तो ये छोटा सा एक वीडियो शरणार्थियों पर, सो कॉल्ड शरणार्थी, कहते हुए दिल थोड़ा सा दुखी होता है कि एक आम जनता को इतनी बड़ी तोहमत क्यों, कैसे दे दे। पर इतिहास है, शत्रुबोध होना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में भी आए, क्या करते हैं, कहाँ हैं, क्या नहीं करते हैं, किस प्रकार से देश को किस दिशा में लेके जाते हैं, इस पे एक अलग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।